अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जाने जागीर की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 3 की तरफ चलते हैं। रात के 11 बज गए थे मगर राइट अभी तक हवेली नहीं गया था। वो अपने सारे काम से फारिग होने के बाद अपने क्लिफ्टन वाले घर आ गया था। वो एक बहुत खूबसूरत घर था, ज्यादा बड़ा नहीं था मगर पूरे घर पे यहाँ तक के दीवारों पे भी सफेद मार्बल लगे हुए थे। घर के चारों एतराफ फूल पौधे लगे हुए थे। खूबसूरत लॉन में हर तरह के फूल मौजूद थे, जबकि घर के बैक साइड पूल बना था जिसके पास राइट बैठा, एक हाथ में सिगरेट तो दूसरे हाथ में मशरूब का ग्लास पकड़े हुए सामने टेबल पर रखे अपने फोन पर नजरें जमाए हुए था। वो कब से आयला को फोन करना चाह रहा था मगर फिर साथ ये भी सोच रहा था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए, मगर आज या कल तो उसे बात करनी ही थी। इसलिए सिगरेट 2 उंगलियों में फंसाते उसी हाथ से फोन उठाता आयला का नंबर डायल करने लगा। जब उसके पास नंबर आया था उसने जब ही आयला का नंबर देखते ही अपने जहन में फिट कर लिया था। वो हमेशा से ही बहुत ज़हीन था, जिस भी चीज को देखता था उसे सारी जिंदगी भूलता नहीं था। वो फोन कान से लगाए कॉल के रिसीव होने का इंतजार करने लगा। कई बैल जाने के बाद भी फोन उठाया नहीं गया था। उसने एक बार फिर कोशिश की तो अब की बार 3 बैल जाने के बाद फोन उठा लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है? कॉल रिसीव होते ही नरम सी मीठी आवाज सुनाई दी, जिससे राइट के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। राइट खान, उसने गंभीर लहजे में अपना नाम बताया। आपको किससे बात करनी है? फिर उसी धीमे लहजे में पूछा गया। तुमसे। उसके लबों की मुस्कुराहट गहरी हुई। माजरत, हम आपको नहीं जानते, लगता है आपने गलत नंबर मिलाया है। नंबर बिल्कुल ठीक है मिस आयला। उसने आयला पर जोर दिया तो फोन के दूसरी जानिब आयला चौंकी। आप हमारा नाम कैसे जानते हैं? स्पीकर से उसकी हैरानजदा आवाज आई। तुम्हारा नाम क्या, मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ। खैर, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, मगर इससे पहले मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। जब उसे अपनी उंगलियों पर जलन का एहसास हुआ तो उसने हाथ में पकड़ी सिगरेट की जानिब देखा जो जल जल कर खत्म हो गई थी। बाएं हाथ में पकड़े मशरूब के गिलास को मुंह से लगाते वो एक ही सांस में गिलास खाली करके टेबल पर रखता। फोन बाएं हाथ में पकड़ के कान से लगाया। माफ कीजिए, हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। आयला थोड़े सख्त लहजे में बोली तो राइट ने ओ की शेप में होठों को गोल किया। किसी अजनबियत को तो खत्म करने के लिए फोन किया है। उंगलियों में फंसी सिगरेट फेंकते अपनी उंगलियों को देखने लगा जहां हल्की हल्की सुर्खी नजर आ रही थी। क्या मतलब? वो यकीनन उलझी थी। यकीनन तुम मुझे भूल गई होगी, मगर तुम्हारी नकाब से झलकती सरमई आंखों ने मुझे बेचैन कर दिया है। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर ही सिर्फ एक नजर में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, वो गंभीर लहजे में कहता आयला को गुस्सा दिला गया था। देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अपना मतलब पूरा करने के लिए सारे लड़के ऐसी ही बातें करते हैं। मोहब्बत मोहब्बत कोई नहीं है आपको। अगर आपको इतनी ही मोहब्बत होती ना तो यूं रात के सन्नाटे और अंधेरे में फोन करके शादी की बात ना करते, बल्कि दिन के उजाले में इज्जत से अपने वालिदैन को हमारा हाथ मांगने भेजते। और हाँ, आखिरी बात, खबरदार जो आज के बाद हमें दोबारा फोन भी किया तो हम वैसी लड़की नहीं है जो आप जैसे लड़कों की 2-4 मोहब्बत से की गई बातों पर यकीन कर लेंगे। इसलिए बराए मेहरबानी दोबारा फोन करने की कोशिश भी नहीं करिएगा, वो सख्ती से कहते फोन बंद कर गई। फोन बंद होते ही राइट ने कान से फोन हटाकर मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा। आज तक उससे किसी ने सख्ती से बात नहीं की थी, मगर आज आयला का सख्त लहजा सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा था। वो एक अच्छी और शरीफ लड़की थी जो आजकल की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चंद मिनटों में ही वो एक फैसले पर पहुंचता, टेबल से गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की जानिब बढ़ गया। हसाम, आपने क्या किया है? जो वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। काफी देर बाद जब कोई मेहमान ना आया तो नवाल ने हसाम को फोन मिला के पूछा। मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे आदमियों ने किया है। दूसरी तरफ से हसाम मजे से बोला। हसाम प्लीज बताए ना, उसने जिद्दी अंदाज में पूछा तो चारों नचार हसाम को बताना ही पड़ा। कुछ नहीं यार, बस इस लड़के की 2-3 आदमियों से अच्छे से घंटी लगवाई है। अब वो कम से कम भी हफ्ता 10 दिन बिस्तर से नहीं उठेगा, इसलिए तुम अब रिलैक्स हो जाओ। हसाम ने लापरवाह से अंदाज में कहा तो नवाल का मुंह खुल गया।
हसाम, आपने उसे पिटवाया है? वो आंखें फाड़े हैरत से बोली। हाँ, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। मगर आपको ऐसा करवाने की क्या जरूरत थी? तुम उसकी वजह से रोई थी ना? वही लड़का था ना जिसकी वजह से तुम परेशान हो रही थी? वही था ना जो तुम्हें देखने आने वाला था? और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि किसी भी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी भी वजह से तुम परेशान हो या फिर कोई और तुम्हारा रिश्ता लाए। ये सब मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस इसीलिए मैंने उसे रात में ही सूरज दिखा दिया। हसाम के लहजे में एक जनून था जिसे सुनने के बाद नवाल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नवाल, इससे पहले वो कुछ कहते नीचे से उसकी मामा की आवाज आई। 1 मिनट। वो जल्दी से हसाम को 1 मिनट कहते फोन हाथ में पकड़े ही कमरे से बाहर निकली। जी मामा। वो ऊपर ग्रिल पे खड़ी पूछने लगी। बेटा, जो लोग आने वाले थे उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो अब नहीं आ रहे, तो आप भी कपड़े चेंज करके आराम करो। नूर बेगम ने नीचे हॉल में बैठे हुए बताया। अभी तो आप साहब के पास फोन आया था जिसमें लड़के वालों ने एक्सीडेंट का बहाना बनाकर न आने की वजह बताई थी। सराफ खान ने नूर बेगम को बताया तो इन्होंने नवाल को बुला के उसे बता दिया ताकि वो उनका इंतजार ना करे बल्कि चेंज करके आराम करे। जी अच्छा। तो धीरे से कहते वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटी ही थी जब उसे नीचे से ही अपने बाबा की आवाज आई। ना जाने कैसी मनहूसियत है तुम्हारी बेटी के साथ, जो हर बार आए हुए रिश्ते के साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। पता नहीं कब शादी होगी और कब मेरे कंधों से इस जिम्मेदारी का बोझ उतरेगा। वो नागवारी से सर झटक गए तो नूर बेगम ने इन्हें तासुब से देखा। कुछ भी कहना सुनना बेकार था, इसलिए वो खामोशी रही, जबकि ऊपर खड़ी नवाल का दिल अपने बाप की बात सुनते बुरी तरह जख्मी हुआ था। आंखों की बात तोड़ते आंसू बह निकले थे। फोन के दूसरी जाने मौजूद हसाम भी उनकी बातें सुनते मुठ्ठियां भींच के रह गया था। वो खामोशी से आंसू बहाती कमरे में आई, दरवाजे को लॉक लगाए बेड पर आके बैठ गई। हेलो नवाल। स्पीकर से हसाम की आवाज आई तो उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते फोन कान से लगाया। क्या हुआ नवाल? हसाम ने नरमी से पूछा। कुछ नहीं, उसने बहुत मुश्किल से आंसुओं पे बंद बांधते झूठ कहा, मगर वो ये भूल गई थी कि हसाम कॉल पे ही था और वो तुराब खान की फजूल गोई सुन चुका था, जिस पर उसे ढेरों अफसोस भी हुआ था। कुछ तो वो उसका मूड ठीक करने की खातिर शोखी से बोला, आपकी याद आ रही थी। वो भारी होती आवाज के दरमियान बोली, तुमने याद किया और मैं आ गया। नवाल को एकदम अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने चौंक के मुड़ के देखा तो बालकनी के दरवाजे के पास हसाम सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी को पता चल गया तो? पहले वो खुश हुई, मगर किसी को पता चलने के डर से एकदम खौफजदा हो गई। तुम इतनी अच्छी तैयार हुई थी तो सोचा तुम्हारी तैयारी रायगा नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं आ गया तुम्हारी तैयारी को खराज बख्शने। ब्राउन शलवार कमीज पहने जिस पर गोल्डन काम हुआ था, साथ हमरंग दुपट्टा, हाथों में कांच की सुनहरी चूड़ियां पहने, बाल पुष्ट पर खुले छोड़े, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि हसाम उसमें गुम होते उसकी जानिब कदम उठाने लगा, जब नवाल ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस ज्यादा आगे नहीं बढ़े, अभी शादी नहीं हुई। वो हाथ से रोकती थोड़ा पीछे हुई। ओ हाँ सॉरी, जज्बात में आके भूल गया था। वो बालों में हाथ चलाता हिफ्त से बोला तो नवाल मुस्कुरा दी। हसाम अक्सर ऐसे ही छुप के नवाल से मिलने आता रहता था। उसने अपना एक खास आदमी यहाँ छोड़ा हुआ था जो यहाँ काम भी करता था और यहाँ की इंफॉर्मेशन उसे देता रहता था। अभी भी वो उसी की मदद से पीछे के दरवाजे से हवेली में घुसने में कामयाब हुआ था। अच्छा चलो एक सेल्फी ही ले लेते हैं। हसाम ने अपना फोन निकाला तो नवाल उसके बराबर में थोड़े फासले पे आके खड़ी हुई। जल्दी ले और जाए यहाँ से। उसे बार बार जाविया बदलते देख नवाल घबराहट से दरवाजे की जानिब देखते बोली, तुम्हारी हाइट कम है, मुझे तो लगता है बेड पर बैठ के लेनी पड़ेगी। हसाम शरीर लहजे में कहता बेड पर बैठा तो नवाल ने उसे घूरा, फिर दोबारा दरवाजे की तरफ देखते बोली, हसाम प्लीज जल्दी करें, सब घर में है, कभी भी कोई भी आ सकता है। वो उंगलियां मसलती घबराई हुई सी बोली तो हसाम ने भी उसे तंग करने का इरादा तर्क करते 2-3 तस्वीरें ली और वापस जाने के लिए बालकनी की जाने बढ़ गया। नवाल अगर कोई भी मसला हो तो मुझे फोन करना, रोने नहीं बैठ जाना, समझी? देखना बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपना बना के यहाँ से ले जाऊंगा। हसाम धीरे से कहता जहां से आया था वहीं से वापस निकल गया। पीछे नवाल मुस्कुराती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। रात 1 बजे राइद हवेली वापस आया था। हवेली में इस वक्त एकदम सन्नाटा था। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, मगर राइद इस सब की परवाह किए बगैर तुराब खान के कमरे की जानिब बढ़ गया। तुराब खान के कमरे से कुछ फासले पर ही जजलान का कमरा था।
राइड अभी उनके दरवाजे के पास पहुंचा ही था जब जजलान अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में खाली पानी का जग था, शायद वो पानी लेने जा रहा था। बाबा सो गए हैं तो इन्हें तंग करने की जरूरत नहीं है, वो संजीदगी से कहते आगे बढ़ने लगा जब पीछे से राइड बोल पड़ा। तुम अपने काम से काम रखो, वो रूप से माथे पर बल डाले बोला। अपने काम से काम रखकर ही कह रहा हूँ कि इन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जो भी लड़ाई झगड़ा करना है वो सुबह कर लेना। जजलान उसे देखे बगैर स्पाट लहजे में बोला तो राइड की आंखों में सुर्खी उतरी। मैं अगर उनसे नफरत करता हूँ तो इस सब में सबसे ज्यादा हाथ तुम लोगों का ही है। राइड गुस्से से हो रहा तो जजलान ने लापरवाह अंदाज में आंखें घुमाई। इससे पहले फिर वो दोनों शुरू होते। तराब खान के कमरे का दरवाजा खुला। क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो? और राइड, तुम यहाँ सब खैरियत तो है ना? तराब खान को खुशगवार हैरत हुई थी राइड को अपने दरवाजे पर देख के, वरना तो एक अरसा हो गया था ना राइड इन्हें मुखातिब करता था और ना ही गलती से भी उनके कमरे की जानिब जाता था। इन दोनों की बहस चूंकि तराब खान के कमरे के दरवाजे के बाहर हो रही थी, इसलिए आवाजें सुनकर तराब खान खुद ही बाहर आ गए थे। आपसे बात करनी है, राइड स्पॉट अंदाज में बोला, जबकि उसकी बात सुन के जजलान के कान खड़े हो गए थे। आखिर इतने साल बाद ऐसी कौन सी बात थी जिसे करने के लिए राइड खान अपनी अना को पीछे रख के अपने बाग के दरवाजे पे आ खड़े होते। खुद से बात करने आया था। उसे तजस्सुस हुआ जिस वजह से वो भी वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगा। और बेटा अंदर चलकर बात करते हैं। तराब खान तो जैसे खुशी से झूम उठे थे। आज इतने सालों बाद उनका बेटा उनसे बात करने आया था। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, राइड संजीदगी से बोला। इतनी देर में नूर बेगम भी दरवाजे पे आ गई थी। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? वो आराम से बोले। उन्होंने उसे अंदर आने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं किया था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। मुझे एक लड़की पसंद है और आप लोग चूंकि मेरे माँ बाप हैं और वो लड़की काफी अच्छे घर से है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल ही आप लोग मेरा रिश्ता वहां लेकर जाएं और जल्द से जल्द शादी की तारीख रखें। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे इत्मीनान से कहता वहां मौजूद सबको झटका दे गया। हाँ बेटा जरूर, जैसा तुम बोलो, हम कल जरूर जाएंगे इस लड़की के घर, मगर लड़की का नाम तो बताओ। तराब खान फौरन उसकी बात मान गए। वो अपने बेटे को खुद से कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहते थे। आयला नाम है। ठीक है बेटा, जब चलना हो तो बता देना, वो प्यार से बोले तो राइड बगैर कुछ बोले वापसी जाने के लिए पलटा जब जजलान बोल पड़ा। मगर बाबा ऐसे कैसे? पहले पता तो चले कि क्या खानदान है उस लड़की का। जजलान ने एतराज करना चाहा। जजलान तुम चुप रहो, मेरे और मेरे बेटे के बीच मत बोलो। तराब खान ने राइड के चेहरे के बिगड़ते तासरात देखते जजलान को डांटा, जिस पर जजलान का मुंह खुला, जबकि राइड ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वाह बेटे ने दो चार बातें क्या करनी, आप तो अपने दूसरे बेटे को ही भूल गए, जजलान ने ड्रामाई दुख भरे अंदाज में कहा। तो तराब खान नफी में सर हिलाते अपने कमरे में चले गए तो जजलान भी मुंह बनाता किचन की जानिब बढ़ गया। क्या हुआ बाबा, ये इतना ट्रैफिक क्यों जाम है? वो दयार साहब के साथ यूं ही जा रही जब उसे रास्ता बेहद जाम मिला। शायद कोई सियासी आदमी गुजरने वाला है, इसलिए आगे से पूरा रोड बंद किया हुआ है। दयार साहब गाड़ी में बैठते हुए बोले। वो अभी आगे से देख के और पूछताछ करके आए थे, जिससे इन्हें यही मालूम हुआ कि कोई बड़ा आदमी यहाँ से गुजरेगा। एक तो हमारे मुल्क में अमीर गरीब में फर्क बहुत किया जाता है। एक अमीर आदमी जिसके पास इतना पैसा है कि वो कोई भी काम किसी से भी करवा सकता है, आराम से बैठ के खा सकता है, मगर ये लोग इस ट्रैफिक में फंसी गरीब आवाम का नहीं सोचते, जो अगर ऑफिस देर से पहुंचे तो इन जैसे ही लोग उनकी तनख्वाह काट लेते हैं। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो लेट हो जाएं तो इनकी तालीम का कितना नुकसान होगा ये नहीं जानते। और अगर खुदा न खास्ता इस ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो बेचारा मरीज जिसके बचने के चांसेस हो वो भी मर जाए। वो सर झटक कर नफरत से इन बेहिस अमीरों के बारे में सोचने लगी, जिनकी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर इस ट्रैफिक में फंसे गरीब लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, तैयार साहब ने अफसोस से सर हिलाया। अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे थे जब पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आई और एक आदमी तेजी से उनकी गाड़ी के बराबर से गुजर के आगे बढ़ा। एमल ने चौंक कर गाड़ी की खिड़की से बाहर सर निकाला तो इनसे कुछ फासले पर एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें कोई मरीज भी मौजूद था। उसने एक पल आंखें बंद करके खोली और गहरा सांस भरती गाड़ी से निकली। कहाँ जा रही हो बेटा? उसे बाहर निकलते देख दयार साहब फिक्रमंद हुए।
लोगों की मदद करने। वो मजबूत लहजे में एम्बुलेंस को देखते आगे बढ़ गई। दयाल साहब को अपनी बेटी पर फख्र हुआ कि वो आजकल के लोगों की तरह खुदगर्ज और बेहिस नहीं है। बिल्कुल वो खुद से पहले दूसरों का सोचती है, उनकी मदद को हमेशा आगे रहती है। और यही सोचते दयाल साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। प्लीज सर, ट्रैफिक खोल दें, पीछे मेरा भाई एम्बुलेंस में पड़ा है, उसकी जान को खतरा है, उसे जल्दी अस्पताल लेके जाना है, प्लीज सर जाने दें। वो आगे पहुंची तो एक आदमी पुलिस अफसर के सामने हाथ जोड़े खड़ा गिड़गिड़ा रहा था, मगर वो पुलिस एहलकार जैसे बहरे बने खड़े सब तमाशा देख रहे थे। आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? वो आदमी कब से हाथ जोड़े आप लोगों से मिन्नत कर रहा है, इसका भाई मर रहा है और आप लोग हैं कि ट्रैफिक खोल ही नहीं रहे। वो झुंझला के दबा दबा चीखी। देखिए बीबी, अभी यहाँ से जजलान खान ने गुजरना है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, इसलिए हमने ट्रैफिक रोक रखा है। बस कुछ ही देर की बात है, फिर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा, अफसर ने सुकून से कहा। चाहे इतनी देर में वो आदमी मर जाए। जजलान खान के नाम पे वो जबड़े भींचे गुस्से से हो रही तो सामने खड़े ऑफिसर ने सर झटका। आपके जजलान खान के गुजरने से ज्यादा जरूरी इस आदमी की जान अहम है। अगर वो थोड़ी देर यहाँ रुक भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमने जरा भी देर की तो यकीनन वो आदमी नहीं बचेगा। वो सर्द मेहरी से बोली, मगर इन पुलिस वालों ने उसकी बात पर कान न धरे। आंटी, मेरे बाबा को सांस लेने में मसला हो रहा है, अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ तो कोई और है भी नहीं जो बाबा की जगह ले। एक 12 साल बच्चा उसके पास आते आंसुओं से तर चेहरा दिए भीगी आवाज में बोला तो एमल की आंखें भर आईं। वो जब से मुठ्ठियां भींचे पीछे खड़ी गाड़ियों की जाने मुड़ी और आवाज बुलंद सबसे मुखातिब हुई। आप सब जानते हैं पीछे एक एम्बुलेंस फंसी है जिसमें एक मरीज काफी तफ्तीशनाक हालत में है, मगर इसके बावजूद भी आप लोग आवाज बुलंद नहीं कर रहे। जितना मुमकिन हो सकता है उसने उतनी ऊंची आवाज रखते अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी। आज इस एम्बुलेंस में जो आदमी है, कल को इसकी जगह आप भी हो सकते हैं। जरा सोचे, अगर आपका कोई प्यारा ऐसी हालत में फंसा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। गाड़ी से बाहर खड़े दयाल साहब ने प्यार से अपनी बेटी को देखा जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रही थी। बेटा, मगर हम क्या कर सकते हैं? आगे पुलिस वाले खड़े हैं, हम कैसे इनका मुकाबला करेंगे? एक आदमी अपनी गाड़ी की खिड़की से झांकते परेशानी से बोला। अंकल, इन पुलिस वालों को देखें, वो लोग बस 12 हैं जबकि हम लोग हजारों में हैं। अगर हम यहाँ से निकलेंगे भी तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मजबूत लहजे में बोली, मगर इनके पास गन है। हाँ, और अगर वो हमारे सामने आए तो हमें फिर भी तो ब्रेक लगानी पड़ेगी ना। अगर हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो हमारे घर वालों का क्या होगा? ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ आवाजें उसे सुनाई थी। पहली बात, वो लोग गोली नहीं चलाएंगे, और दूसरी बात, किसी ने बोला आपसे ब्रेक लगाएं। अपने मजबूत इरादे लिए आप आगे बढ़े, वो लोग खुद ही पीछे हट जाएंगे। और रही तीसरी बात, अगर इस बच्चे का बाप मर गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? वो बुलंद आवाज में कहते आखिर में सवालिया नजरें सबकी तरफ दौड़ाने लगी। उसकी बात सुनकर लोगों में ऐसा ऐसा आवाज बुलंद होना शुरू हुई थी। बीबी, ये अवाम बहुत डरपोक है, कुछ नहीं कर सकती। इन पुलिस वालों में बड़ा ऑफिसर आगे बढ़ते बोला, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो वो उसकी आंखों में आंखें डालते चैलेंजिंग अंदाज में बोली। तो ऑफिसर ने आवाम को देखा और फिर वापस उसकी जाने मुतवज्जो हुआ। अगर इनमें से 20 लोग भी आगे बढ़े तो हम खुद पीछे हट जाएंगे। वो ऑफिसर भी उसकी बातों से मुतासिर हुआ था, इसलिए धीरे से नरम लहजे में बोला। तो एमल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो ऊंची आवाज में हाथ के इशारे से लोगों को आगे बढ़ने का बोल रही थी, जिस पर आगे खड़ी गाड़ियों ने निकलना शुरू किया। गाड़ियों को स्पीड से निकलते देख पुलिस ऑफिसर ने अपने साथियों को हाथ के इशारे से पीछे कर दिया, जिस पर गाड़ियां और आसानी से निकल सकती थीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस उसके पास रुकी, जिसमें बच्चे और उस आदमी ने बैठने से पहले उसका शुक्रिया अदा किया था, जिस पर उसने मुस्कुराते सर हिला दिया। बैठ जाओ। दयाल साहब गाड़ी लिए उसके पास आए तो वो खुशी से मुस्कुराती गाड़ी में बैठ गई। मुझे फख्र है अपनी बेटी पे, वो मुस्कुरा के उसे देखते खुशी से बोले। तो एमल मुस्कुरा दी। उसे अच्छा लगा था किसी के काम आके। वो हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी और आज उसने उठाई भी। उसे बहुत अच्छा लगा था। आज गाड़ियां तेजी से निकल रही थी जब पीछे से जजलान की गाड़ी आई। तुम लोगों ने रोड क्लियर नहीं करवाया था? जजलान सामने से गुजरती ट्रैफिक को देखते अफसर को अपने पास बुलाकर सख्ती से इस्तफसार करने लगा। सर, हमने करवाया था, मगर ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसी थी, इसमें मरीज भी था। एक लड़की ने वो एम्बुलेंस निकालने के लिए लोगों को वर्गलाया, जिस पर लोग उसका साथ देते गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ा गए। हमने बहुत कोशिश की रोकने की, मगर वो लोग ज्यादा थे और हम लोग कम। वो ऑफिसर सर झुकाए चेहरे पर पेशमानी लायक बोला। तो जजलान सर झटक कर रह गया। अब उसे यहाँ खड़े होकर इंतजार करना था कि कब वो गाड़ियां कम हो और वो निकले। अगर उसके इलेक्शन ना आने वाले होते तो यकीनन वो सबको कुचलते हुए यहाँ से निकल जाता, मगर उसे इन्हीं लोगों की सपोर्ट चाहिए थी, इसलिए जब्त के घूंट भरता गाड़ी में बैठा रहा। जबकि
उसके आदमी गाड़ियों से उतरकर रोड क्लियर करवा रहे थे। तुराब साहब, नूर बेगम और राइट तीनों आयला के घर की तरफ रवां दवा थे। उनके पीछे गार्ड्स की एक गाड़ी भी थी। तुराब खान आज बहुत खुश थे कि उनके बेटे ने इन्हें अपनी खुशियों में शामिल किया था और वो उसकी खुशी के लिए बगैर लड़की के बारे में कुछ भी जाने रिश्ता लेकर जा रहे थे। जबकि नूर बेगम को भी खुशी हुई थी कि चलो वैसे ना सही, मगर अब तो वो इन्हें अपनी मां बना के ले जा रहा था। उनके लिए यही काफी था। राइट ने गाड़ी आयला के घर के बाहर रोकी। तुराब खान ने एक नजर पूरे घर को देखा। वो एक बहुत ही खूबसूरत बंगला था जिसके बाहर 2 गार्ड्स खड़े थे। इससे पहले तुराब खान गाड़ी से उतरते राइट ने इन्हें अपनी जाने मुतवज्जो किया। अंदर जाके मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता। वो लड़की मेरी मोहब्बत है, मेरी खुशी है और मैं शादी उसी से करूंगा। इसलिए जैसा मैंने कहा था आप वैसा ही करिएगा। जितना जल्दी हो शादी की तारीख रख दीजिएगा। उस पाट अंदाज में कहता गाड़ी से निकल गया तो तुराब खान भी उसकी बात समझते बाहर निकले। जागीरदार राइट खान को हर कोई जानता था, इसलिए उसे देखते ही गार्ड ने पहचानते हुए सैल्यूट करते इनके लिए दरवाजा खोल दिया। लाउंज में इस वक्त सिर्फ तबस्सुम बेगम मौजूद थी जो फोन पर किसी से महवे गुफ्तगू थी। जब उनकी नजर लाउंज में दाखिल होते इनको शक्ल लोगों पर पड़ी। मैं बाद में फोन करती हूँ, वो फोन के दूसरी जानिब मौजूद शख्स से कहते। खड़ी होती इन लोगों की जानिब मुतवज्जो हूँ। जी आप लोग कौन? इन लोगों के पीछे 2 आदमियों को हाथों में फल फ्रूट की टोकरियां पकड़े और कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़े देख वो उलझी। माजरत, हम लोग बगैर बताए आ गए। मैं जागीरदार तुराब खान हूँ और ये मेरी बीवी नूर और ये राइद है मेरा बेटा। असल में हम यहाँ आपकी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। तुराब खान रुसान से बोले तो तबस्सुम को खुशवार हैरत हुई थी। आप लोग खड़े क्यों हैं? आए बैठे ना। तबस्सुम बेगम ने उन्हें बैठने को कहा तो वो लोग सोफे पर बैठ गए। बाकी तहाइफ और टोकरियां सामने टेबल पर रख के गार्ड्स बाहर जा चुके थे। आप लोग थोड़ी देर इंतजार कर लें, आयला के बाबा ऑफिस में हैं। मैं इन्हें फोन कर देती हूँ, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तबस्सुम बेगम को समझ न आया वो क्या कहे, इसलिए वो जल्दी से मिर्जा साहब को फोन करने का कहते किचन की जानिब बढ़ गए। बंगला तो काफी अच्छा है और उनके रहन सहन को देखकर मुझे लोग भी माकूल लग रहे हैं। तुराब खान इस खूबसूरत से लाउंज में चारों तरफ नजरें घुमाते बोले। लाउंज की हर दीवार पर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे जिनके चारों एतराफ में फूल मौजूद थे। जहां वो लोग बैठे थे उसके दाएं जानिब दीवार पर बड़ी सी LED लगी हुई थी जिसके इर्द गिर्द लकड़ी के रैक बने हुए थे जहां बहुत से खूबसूरत और कीमती शोपीस मौजूद थे। मामा खाना बन गया है क्या? वो मेहमानों की मौजूदगी से बेखबर फोन में मसरूफ नीचे आ रही थी जब उसकी आवाज पर इन तीनों ने गर्दन उठाकर सीढ़ियों से उतरती आयला को देखा। वो ऑरेंज शलवार कमीज पे हमरंग दुपट्टा अच्छे से सर पे डाले ऐसा ऐसा सीढ़ियां उतर रही थी। उसका पूर्ण नूर चेहरा देखते राइट तो मबहूत रह गया था। सुरमई आंखों पे पलकों की झालर गिराए, चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक बला का मासूम था। आप आयला हो बेटा? वो आखिरी सीढ़ी से 3 सीढ़ियां ऊपर थी जब नूर बेगम की आवाज पर उसने चौंक के सोफों की जानिब देखा और सबको अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर उसने जल्दी से अपने दुपट्टे में चेहरा छुपाया। अगर सिर्फ नूर बेगम होती तो वो चेहरा ना छुपाती, मगर उनके साथ 2 मर्द भी थे जिनसे उसे चेहरा छुपाना था। उसकी हरकत पर जहां तुराब खान और नूर बेगम हैरान हुए थे वहीं राइड ने अपनी नजरें झुका ली थी। वो जानता था वो पर्दा करती है, वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा चुका था। तभी वो अनकंफर्टेबल ना हुआ, इसलिए उसने अपनी निगाहें नीचे करनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयला हूँ। वो सलाम करते नूर बेगम की जानिब आई। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आप तो बहुत प्यारी हो, पर आपने नकाब क्यों कर लिया? नूर बेगम उसकी दिल से तारीफ करते उसके चेहरा छुपाने की वजह पूछने लगी। जिस तरह उनका घर था उन्हें यही लगा था कि लड़की मॉडर्न होगी, मगर यहाँ तो कहानी ही उल्टी थी। पर्दा करना मेरे अल्लाह का हुक्म है और मुझे पसंद भी है। वो मुस्कुरा के बोली तो नूर बेगम भी मुस्कुरा दी। अलबत्ता तुराब खान ने राइड को घूरा, जो नजरें नीचे किए बाज़ाहिर तो अपने फोन में मसरूफ दिखाई दे रहा था, मगर उसके कान आयला की तरफ ही थे। आओ बेटा मेरे पास बैठो। नूर बेगम ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा तो वो धीरे से उनके बराबर में आके बैठ गई। सॉरी, मगर आप लोग कौन हैं? जो सवाल कब से उसके दिल में उठ रहा था आखिर उसने पूछ ही लिया। आयला बेटा आप जरा किचन में जाओ और वहां के इंतजाम देखो। इससे पहले कोई जवाब देता तबस्सुम बेगम वहां आते बोली तो वो जी कहते उठ के किचन की जानिब बढ़ गई। मैंने आयला के बाबा को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। तबस्सुम बेगम उनके बराबर वाले सोफे पे बैठते बोली, जब तक वो आते हैं तब तक हम आपसे ही बात कर लेते हैं। असल में
हमारा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है। वैसे तो उसे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये अपने शौक के लिए बिजनेस भी करता है और इस बिजनेस को उसने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया हुआ है। तुराब खान के अंदाज में गरूर झलक रहा था, जिसे राइट अच्छे से महसूस कर गया था। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह और कामयाब करे। तबस्सुम बेगम को राइट काफी अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने शास्त्री से दुआ दी। आपकी बेटी हमें भी बहुत पसंद है, हम उसे जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तुराब खान ने बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधी बात की। इतनी जल्दी? अभी तो आप लोग आए हैं, पहले थोड़ी जान पहचान हो जाए, फिर शादी वगैरह भी देख लेंगे। तबस्सुम बेगम ने मुनासिब लफ्जों में अपने ख्याल का इजहार किया, जिसपे तुराब खान ने राइट की जानिब देखा, जो चेहरे पर बगैर कोई तासरात लिए बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। तुराब खान कुछ कहते जब मिर्जा साहब सलाम करते लाउंज में दाखिल हुए। वालेकुम अस्सलाम। राइट ने उठ के इनसे हाथ मिलाया, जबकि तुराब खान ने उठने की भी जहमत ना की थी। अंकल, अरे आपको कौन नहीं जानता, हमारे मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में से एक हो आप। राइट की बात पूरी होने से पहले ही मिर्जा साहब बोल पड़े, जिस पर राइट मुस्कुरा दिया। मैं राइट का वालिद हूँ, तुराब खान, और ये माँ है राइट की। तुराब खान ने अपना और नूर बेगम का तारुफ करवाया, जिसपे मिर्जा साहब ने समझते हुए अस्पात में सर हिला दिया। मिर्जा साहब, वैसे तो हमने अपने यहाँ आने की वजह आपकी बेगम को बता दी है, मगर हम एक बार फिर आपसे आपकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। हमारा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसलिए हम यहाँ तशरीफ लाए हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे घर की बहू बना दें। तुराब साहब ने अपनी बात सामने रखी तो मिर्जा साहब ने कुछ परेशानी से अपनी बेगम को देखा, जो उन्हें ही देख के कुछ कहने का बोल रही थी। आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने रिश्ता मांगा, इस पे भी हमें बहुत खुशी हुई, मगर हमारी बेटी की एक शर्त है। मिर्जा साहब मुस्कुराकर कहते आखिर में हिचकिचाए। कैसी शर्त? तुराब खान ने बहुत मुश्किल से अपने माथे पे आते बलों को रोका था। आज तक उनके सामने किसी ने कोई शर्त रखने की हिम्मत नहीं की थी, मगर यहाँ तो बहू बनने से पहले ही शर्तें रखी जा रही थी। वो दरअसल हमारी बेटी पर्दे की पाबंद है, वो कहीं भी जाती है तो पर्दा करती है, तो उसकी शर्त ये है कि वो शादी के बाद भी पर्दा करेगी और कोई उसे मना नहीं करेगा। मिर्जा साहब ने आयला की शर्त सामने रखी तो तुराब खान ने एक नजर नूर बेगम को देखा, जो उनकी बात से मुतमईन लग रही थी। अंकल, मुझे आयला के पर्दा करने से कोई एतराज नहीं है, वो जैसे चाहे रह सकती है। तुराब खान के बोलने से पहले ही राइट एहतराम से बोला तो मिर्जा साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई। मिर्जा साहब, जब हमारे बेटे को ही कोई एतराज नहीं तो फिर हमें भला क्या एतराज होगा। तुराब खान को चारों नजार राइट की वजह से मानना पड़ा, वरना वो अंदर से आयला के हक में बिल्कुल नहीं थे। मुझे फिर भी एक बार आयला से पूछना होगा। मिर्जा साहब उठने लगे जब तुराब खान की बात ने उनके कदम रोके। अरे भाई साहब, क्या जरूरत है पूछने की, आप बड़े हैं, आप कोई भी फैसला कर सकते हैं। तुराब खान टांग पर टांग चढ़ाए अपने असली मगरूर अंदाज में बोले तो मिर्जा साहब धीरे से मुस्कुरा दिए। माना हम उसके बड़े हैं, मगर ये जिंदगी आयला की है, आगे उसे पूरी जिंदगी गुजारनी है, इसलिए इस रिश्ते में उसकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है। तबस्सुम बेगम ने मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में कहा तो तुराब खान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिला गए। बेटी से उसकी मर्जी पूछना इन्हें यह सब बेवकूफी लगती थी, मगर यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा था और सोने पे सुहागा वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। आखिर उनके बेटे का सवाल था। आप लोग बैठे, हम जरा आयला से बात करके आए, मिर्जा साहब खुश इखलाकी से कहते तबस्सुम बेगम को साथ ही किचन की जानिब बढ़ गए। पीछे राइट बेसब्री से उसके जवाब का मुंतजिर हो गया।